अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में हमारे दरमियान मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे गुजर रहे हैं आपके शब व रोज़? शेख साहब सर जी, आप ऑन एयर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, आप खैरियत से हैं जनाब? सेहत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक शेख साहब। मैं तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जल्दी से मुझे वो चिड़ियाँ दिखा दें जो मैंने आज़ाद करनी हैं। और मेहरबानी आपकी, मुझसे कोई सवाल ना कीजिएगा और अपने दानिश्वरों से भी कह दें मेहरबानी करें, मुझे सवालात ना करें। एक साहब सवाल क्यों ना करें, हम दानिश्वर हैं, सवाल ही करेंगे। वो यार भाड़ में जाएं दानिश्वर। गोगे ने मरवाया जी, गोगे नू देख के शेख साहब ने कहा भाड़ में जाए दानिश। आप बस चिड़ियाँ उड़ाएं टीवी के सामने और मैं बंद करूं इस टीवी को। शेख साहब ये क्या माजरा है? आजकल चिड़ियाँ बहुत उड़ा रहे हैं। और मेरे भाई, इससे पहले के हाथों के तोते उड़ जाएं, चिड़ियाँ ही उड़ा लेनी चाहिए। और वैसे भी ये एक सिंबल है। मैं ये किसी सियासी पार्टी को बताना चाहता हूं कि साडा चिड़ियां दा चंबा है, बाबुल असां उड़ जाना। मगर फिर ये सोचता हूं साडी लंबी उडारी नहीं, असां मुड़ फड़े जाना। ये वैसे भी चिड़िया एक सिंबल है। चिड़िया का दिल बड़ा मासूम होता है, इसी तरह कुछ लोगों का दिल भी बड़ा मासूम होता है। सिर्फ हवाई फायरिंग से भी कई चिड़ियां गिर जाती हैं। इसी तरह हवाई दबकों से कई बंदे भी जा पैंदे ने। शेख साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने एडे सोहने कबूतर उड़ाए ने, चिट्टे चिट्टे, तुसी चिड़ियां ही उड़ाई जा रहे। देखें जी, उनके कबूतर उनको मुबारक। फिलहाल तो हमारी छत से कबूतरों वाली छतरी उतर गई है। शेख साहब, जब से आप चिल्ले से वापस आए बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। मुकदमात भी आप पर धड़ाधड़ बन रहे हैं, और तो और जज साहब ने भी कह दिया कि शेख साहब लगता है आपका चिल्ला आप पर उल्टा पड़ गया है। देखें फरीद साहब, मुझ पर जितने भी मुकदमात हुए हैं वो चिल्ले के बाद ही हुए हैं। चिल्ला तो मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काटा है, मगर मुझे लगता है जिस तरह दर्जी कमीज का गला काटते हुए अगर एक आध इंच कैंची इधर उधर कर दे, या फिर सेलमैन थान काटते हुए कैंची जरा सी ढिल्ली पकड़ ले तो वो कटाई में कान पड़ जाती है। इसी तरह मुझे भी लग रहा है कि कहीं को ऐसा को कूकी आई या मुझे चिल्ले में को कान पड़ गई है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि पहले तो कभी चिल्ला काटा नहीं था, पहली दफा काटा है, इसलिए कुछ छोटी मोटी गलती रह गई हो तो मैं अब कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है इंसान हो, इंसान गलती का पुतला है। और पुतले से मुझे याद आया, आजकल आपका वो जुल्फी नजर नहीं आ रहा। शेख साहब, उसकी वालदा की तबीयत खराब है, आप भी उनके लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। वो जुल्फी को देख के मुझे वो चिड़ियों वाला आइडिया ज़हन में आया था। बात हो रही थी चिल्ले की। मैं समझता हूं कि मैंने तो अपनी पूरी ईमानदारी खुलूस नीयत से चिल्ला काटा, ये उसके साइड इफेक्ट्स पता नहीं क्यों नजर आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि देखे ना, चिल्ले के बाद एकदम मेरे खिलाफ बहुत से मुकदमात उगना शुरू हो गए हैं, बांस की फसल की तरह। मुझे तो यूं महसूस हुआ है कि मैं शेख रशीद नहीं, चीनी का दाना हूं जिसके गिरते ही ये मुकदमात की चिऊंटियां पता नहीं कहां से निकल के उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो गई। शेख साहब, मेहरबानी जरा मिसाल ठीक कर लें, वो चीनी के दाने के बजाय चीनी की बोरी कर ले। वो अल्लाह को लो खैर मांग यार, क्यों चिऊंटियां बधान दे हैं। शेख साहब, आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखें, इलेक्शन तो मैं जरूर लड़ूंगा पीडीएम के खिलाफ। ये बेशक मुझे सियासत की अनारकली समझ के मुकदमात की दीवार में चुनवा दें, इलेक्शन से मैं दस्तबरदार नहीं होऊंगा। वो बेशक मैं जेल में भी चला गया, मैं वहां से भी अपने इंतखाबी निशान कलम दवात पे इलेक्शन लड़ूंगा। अरे वाह। अलबत्ता मेरा जो भतीजा है राशिद शफीक,
वो अब अपना हल्दी नमक मिर्च का काम करेगा। ओहो, जिंदगी तो बहुत मुश्किल हो गई है शेख साहब। एक तरफ चीनी के दाने, एक तरफ नमक मिर्च। देखें, उसे हल्दी मिर्च के कारोबार का इसलिए कहा है कि हो सकता है ये चिड़ियां आजाद करने के बाद न्याज की देगे भी पकानी पड़े। मेरा ख्याल है कम से कम मसाला तो अपने घर का होना चाहिए। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि आप सियासत से भी दस्तबरदार नहीं होंगे, लब कुशाई भी आप नहीं करेंगे, तो फिर अपने सियासी जलसों में क्या करेंगे आप? देखें फरीद साहब, आपने वो गाना तो सुना ही होगा, कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। तो मैं जलसों के लिए तकरीर भी कोई इसी किस्म की तैयार कर रहा हूं। शेख साहब, क्या मायने खेज गुफ्तगू करते हैं आप? ऐसे ही तो आपको मीडिया की डार्लिंग नहीं कहा जाता। तो यार भाड़ में गई डार्लिंग। आप लोगों ने डार्लिंग डार्लिंग कह के इर्द गिर्द रकीब इकट्ठे कर दिए। पहले ही अल्लाह अल्लाह करके मेरी लाल हवेली डी सील हुई है। वही एक मेरे आराम सुकून की जगह है। वहीं बैठ के मैं खामोशी की रियाज करता हूँ और चुप रह के उन 100 सुखों को तलाश करता हूँ जिनके लिए बुजुर्ग कह गए हुए हैं कि एक चुप ते 100 सुख। वैसे शेख साहब, ये हर बार आपकी लाल हवेली कभी सील होती है, कभी डी सील होती है। पता नहीं जी, मैं तो क्या कहूँ। अब मुझे लगता है कि उसकी दरवाजे की चाबी रमा कर रहे हैं या शायद जो सील डी सील करने वाले हैं उनको मेरे दरवाजे पे ही काम सिखा रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि दरवाजे के कब्जों में तेल डाल के दरवाजे रवा कर रहे हैं ताकि दरवाजे मेरे भी चूं चढ़ा ना कर सकें। शेख साहब, अच्छी बात है, दरवाजे खुलते रहें तो आबो हवा का निकास होता रहता है। ऐसे कितना बुरा लग गया तेरे मुंह आबो हवा दा निकास। शक्ल तेरी तो बेटा लगता है कि तू सारी जिंदगी पौड़ियां थले कड्डी है। और है तू दानिशवार और कोट तू बैंड बजाने वाला पाया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बात ये है कि एक लाल हवेली ऐसी जगह है मेरी जहां बैठ के मैं अपने साथ बातें कर लेता हूं, अपने दिल का गुबार अपने सामने निकाल लेता हूं। इसलिए मुझे तकलीफ होती है और मेरा तो अब जी चाहता है कि उस लाल हवेली पे सफेद चूना फरवा दूं ताकि लाल रंग का खौफ खत्म हो जाए और सफेद इमारत अमन का निशान बन जाए। वाह 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 वाह, आज तो शेख साहब शेख रशीद लग ही नहीं रहे, अहमद नदीम कासमी लग रहे हो। एक चिल्ला कट तुम ही ना दे नाल कासमी ला लेंगा। बात यह है कि इस चिल्ले ने मुझे नया शेख रशीद बना दिया। वाह, 30 किलो वजन कम हो गया है, कॉलेज का कोट मैं पहन के आया हुआ हूँ। वैसे मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे साथ चिल्ले में कोई ज्यादती नहीं की किसी ने। मुझे तो तहज्जुद में भी गर्म पानी देते थे। मगर शेर साहब, मारूफ कानूनदान लतीफ खोसा ने तो आप पर तशद्दुद से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया है। वो तो ये कहते हैं कि जिन दिनों आप मंजर आम से गायब थे, आपके सेल में मक्खियों की बोहतात थी, उसमें चूहे छोड़े जाते थे। देखें, ये लतीफ खोसा साहब को मेरा ख्याल है कोई डरावना ख्वाब आया है। उनको चाहिए कि सर पे अब गर्म टोपी पहना करें। सर्दियां शुरू हो गई हैं, उनके सर को डायरेक्ट हवा लगती है तो फिर रात को डरावने ख्वाब आते हैं। अखियां किस लिए मेरे सेल में होनी है फरीद साहब? मैं शेख रशीद हूं को मैसू तो नहीं हूं। या मैं सेल में गराटो जलेबी निकालता रहा हूं? मेरे साथ सबने प्यार किया है, ये क्या जरूरत है झूठ बोलने की। मगर शेख साहब, आप पर इतने मुकदमात क्यों बन गए हैं? बस मैं क्या कह सकता हूं, मैं इन केसेस में पहले भी बेगुनाह साबित हो चुका हूं, फिर बना दिए हैं मुकदमात। 73 साल मेरी उम्र है, 86 मुकदमात इन्होंने मुझ पे बना दिए हैं। इतने जमानती मैं कहां से लाऊं? मुझे तो कोर्ट के गेट पे खड़े होके आवाज लगानी पड़ेगी, बालो कुड़ियो वंडी दी जमानत दई जाओ।
बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ फरीद, इतना ही कहूंगा कि अगर मेरी गिरफ्तारी की जरूरत पड़े तो मेरा बावर्ची या ड्राइवर पकड़ने की बजाय आप सीपीओ साहब मुझे डायरेक्ट फोन करें। वाह मैं मोहल्ले के किसी लड़के की मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के तो हाजिर हो जाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या बात। देखें, शेख रशीद ने तो सारी जिंदगी अदारों का एहतराम किया है, अदारों से प्यार किया है। बिल्कुल ये मेरे मुल्क के अदारे हैं। वाह शेख रशीद इनसे प्यार करता है, जी इसलिए मेरी बड़े लोगों से गुजारिश है कि जो बेगुनाह हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। उनके पास तो जमानती भी नहीं है और उन लोगों में आपका ये खाकसार भी शामिल है। वाह वाह। आप देखें फरीद साहब, आईजी पंजाब हाई कोर्ट में खुद लिख के दे चुके हैं कि शेख रशीद के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो लोग मुल्क से, अदारों से मोहब्बत करते हैं, जान दियो ताड़ी मेहरबानी। नहीं, वाकई शेख साहब आप तो एक मुहिब्बे वतन इंसान हैं। इस मुल्क से, इस मुल्क के इदारों से प्यार करने वाले हैं। अल्लाह ने तेनों बड़ा देना है फरीद। नहीं शेख साहब, अली मोहम्मद खान साहब ने भी आपसे मुतालिक ये कहा है कि शेख रशीद पाकिस्तानी सियासत में गरीब आदमी की, आम आदमी की, रेड़ी बान की, थड़े वाले की, रिक्शे ड्राइवर की आवाज हैं। यार आप अली मोहम्मद खान साहब से कहें कि ये पांचों आदमी अपने पीछे लगा लें, मेरी जान छोड़ें। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। भाई बंदरों को खुद तलाश करने दीजिए। क्या तलाश किया आपने, क्या तलाश कर रहे हैं आप? वाह वाह वाह। आगे दौड़े, बंदर खुद अगर तलाश करेंगे, एक तो उनकी सेहत ठीक होगी। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं टेलीविज़न को बारीक बीनी से देखने वाले नाज़िर मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियां, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? बड़े दिनों बाद तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस मसरूफियत होती है। आप जानती हैं टेलीविजन के आगे से उठना बड़ा मुश्किल होता है। भाई मैं तो सीधा सीधा कह देता हूँ अपनी बेगम को भी कि अगर कुछ मंगवाना है तो सिर्फ उतनी देर में मंगवा लो जितनी देर में इश्तिहारात चल रहे हैं। उसके बाद हमने आगे टीवी के आगे बैठना है। वैसे भी आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है। भाई वर्ल्ड कप तो चल रहा है, वो तो आपको मालूम ही है। ड्रामा देखना होता है हमने बड़ा जरूरी, फिर पीरोग्राम आप लोगों के इस तरह के प्यारे प्यारे चेहरे जो मुस्कुराहट देते हैं चेहरों पे, वो कब और देखने को मिलते हैं। टीवी से आगे उठ के तो मोहल्ले में निकल के तो ताना तो नहीं है ना। तो आप क्यों ना उन लोगों के सामने ही बैठे जो आपको खुशियां दे रहे हैं। अगर फरीद मियां कुछ दुख हैं दिल के अंदर, तो मेडिकल वाले नहीं, अच्छा दुनियावी कुछ दुख गम ऐसे हैं सीने के अंदर जो आप तक पहुंचाने थे। प्लीज सुनाइएगा जरा। देखिए, अभी जो आपके निगरान वजीर सकाफत हैं, जी जी, कल्चर के जो मिनिस्टर हैं, जमाल शाह साहब। जमाल शाह क्या कहने भाई, ये तो भाई ऐसे हाँ जी बड़े काबिल भी हैं, सिर्फ साहब ही नहीं है। नहीं बड़े जमाल शाह चुके हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी जी हैं। हाँ। वो जब आए इस सीट के ऊपर तो उन्होंने जो अच्छी बेहतरीन आर्टिस्टों वाली सोचें थी वो आगे करना शुरू की, वो हुकाम बाला तक पहुंचाने की कोशिश वो कर रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले उनका एक बयान पढ़ा कि पाकिस्तान के अंदर भाई कम से कम 4000 सिनेमा होने चाहिए। अरे वाह, यहाँ ये बात उन्होंने कही है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये बड़ी बारीक बीनी से काम करना शुरू हुए, वरना देखने में ये आया भाई गौरी मियाँ आप भी माशाल्लाह यहाँ हो और लाजमन आप गहरी नजर रखते हो शोबिस पे। जी जी, आप देखें जो भी गवर्नमेंट आई और जब भी वजीर आजम के साथ मुलाकात का वक्त मिला आपके किसी सकाफती ताइफे को या वफद को, आपकी जो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं लोग, जो वफद भी गया वजीर आजम तक पहुंचा या हुकाम बाला तक पहुंचा, उसने जाके रोना धोना ही शुरू कर दिया। ये हालात बड़े खराब हो गए, वो फंड बना दीजिए, आर्टिस्टों को फंड दे दीजिए, खुदारा ये कर दीजिए, खुदारा आर्टिस्टों की मदद कीजिए। अरे भाई
आर्टिस्ट तो बड़ा खुददार होता है। वाह वाह, आर्टिस्ट तो बड़ा अना वाला होता है, वाह। जो अपनी सकाफत को दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल। और आपकी अगली नस्लों से रूशनास करवा रहा है। बिल्कुल। उससे ज्यादा कंट्री लवर और कौन हो सकता है? वाह। तो मेरा मतलब है कि आर्टिस्ट को खुददार ही रहने दीजिए। आपको जब मौका मिलता है हुक्कामे वाला तक पहुंचने का, या वो अगर आपको टाइम अनायत कर ही देते हैं, तो भाई बात वो कीजिए जो करने वाली है। वाह। आप देखिए जो फिल्म इंडस्ट्री है जी। वो खत्म हो चुकी। बड़े चैलेंजेस हैं उसको। अरे भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसकी वजह से नए जो सिनेमा है जो नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक चल रहे हैं, हाँ। ये सिनी स्टार सिनेमा, हाँ। वो है ही नहीं पाकिस्तान में। वो नहीं है भाई। पहले तो आप सब इसमें मदद कीजिए फिल्म इंडस्ट्री की कि सिनेमा ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। जैसे ये जमाल भाई ने कहा, बात तो करने वाली यही है ना। वाह। अरे गौरी मियाँ बात सच कर देखो। ये इस वक्त ये न कीजियो। हाँ, आप जरा कभी कभी लगता है आप अजीज मियाँ साहब कवाल के शागिर्द हैं। अरे भाई संजीदगी से बात सुनिए। अच्छा अच्छा। देखिए तो सही बात हो क्या रही है भाई उनका जज्बा देखिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं। जो जदीद टेक्नोलॉजी है। अब चूंकि फिल्म इंडस्ट्री बेचारी और पाँव के बल गिर गई बेचारी, सर के बल नीचे गिर गई, मुंह के बल, बल्कि मुंह के बल। अरे भाई मेरे मुंह की बात छीन ली। मुंह के बल, असल में मुंह की अहमियत समझते ही आप। वाह 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 वाह। मुंह के बल गिर चुकी है। गिर चुकी। अब चूंकि लोग जो प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंसर है वो आगे नहीं हो रहा डरते हुए। कोई थोड़ा सा धक्का लगा दे अगर गवर्नमेंट। देखिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए आप यहाँ फिल्म बनाते हैं तो आपको जाना पड़ता है थाईलैंड में। आपका जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कहीं के कहीं पहुंच जाती है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं। बात जो कर रहा हूँ उसको जरा तहम्मुल से सुनिए। क्या बात है। जब एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं वाह, वाह। और आगे इनकम तो है ही नहीं। सिनेमा तो इतने से है पिद्दे से। अभी जवाल शाह साहब ने बताया कि को 150 सिनेमा है पूरे मुल्क। जी हाँ बिल्कुल। अरे अभी साथ हमसाया मुल्क में जिस इंडस्ट्री के साथ आप मुआवजा करना शुरू कर देते हैं, अरे 300 400 सिनेमा तो उनके गांव में होते हैं, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि ये जो हो, इसीलिए तो उन्होंने गाना बनाया था गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। देखिए ना जरा। वाह वाह वाह। बात ये है कि एक तो फिल्म इंडस्ट्री को पांव पे खड़ा कीजिए। वाह। अरे हमें अच्छी तरह याद है आपके शो के अंदर ही बताया था एक दफा आप लोगों ने हाँ हाँ। कि थाईलैंड में एक नेशनल पार्क है करबी। जी जी जी। वहां पे बंदर हैं बहुत ज्यादा पार्क। अच्छा। वो बंदर हैं और लोग वहां पे जाते हैं जब सैर करने के लिए, तो वो खाने पीने की अशिया साथ ले जाते हैं जो बंदरों को डाल देते हैं और बंदर को बड़ी खुशी चखाती है। जी हाँ बिल्कुल। अरे भाई बंदर सैंडविच खा रहा है, इसका मजा लेते हैं वो लोग और उनके बच्चे। बिल्कुल। पार्क वालों ने कहा कि अबे भाई ये मत कीजिए, आप हमारे बंदरों को बीमार और माजूर कर रहे हैं। यानी कि वो खिलाने से। अरे बाहर उन्होंने बहुत बड़ा बोर्ड लगा के उस पर लिख दिया है कि खुदारा ये खाने पीने की चीजें बंदरों के लिए मत लाइए। अल्लाह ने, गॉड ने इनके खाने पीने के लिए इस जंगल के अंदर बहुत सी चीजें रखी हुई हैं। भाई बंदरों को खुद तलाश करने दीजिए। क्या तलाश किया आपने, क्या तलाश कर रहे हैं आप? वाह वाह वाह। आगे दौड़े, बंदर खुद अगर तलाश करेंगे एक तो उनकी सेहत ठीक होगी, वो माजूर नहीं होंगे। अरे वाह वाह वाह, क्या बात कर दी आपने जी भुट्टो। अरे भाई हम थाईलैंड की बात कर रहे हैं, वो उधर भी भुट्टो ले गए। ये ले बात जाते ये है, यही चीज यहाँ पे आप देखिए। अदाकारों को, फनकारों को, आर्टिस्टों को, अपने मुल्क के आर्टिस्टों को माजूर मत कीजिए। वाह सही बात है। वाह। इनके जो रिस्क की तलाश के जराए हैं भाई उन्हें खोलिए। मछली पकड़ना सिखा दें उनको। ये खुद मेहनत करे, अल्लाह आपका भला करे, मछली पकड़ना सिखाएं उनको। भाई देखिए टेलीविजन है आपका, कितने कितने बड़े टीवी स्टेशन हैं यार। मैं समझता हूं कि हुक्कामे वाला पता नहीं अंधे हो जाते हैं
इख्तियार में आके उनको नजर नहीं आता। भाई हर शहर के अंदर, हर बड़े शहर में इतने बड़े टेलीविजन स्टेशन और बिल्डिंगें बनी हुई हैं, अंदर स्टूडियोज हैं, सारी लाइटिंग हुई हुई है, बेहतरीन कैमरा रखे हुए हैं, हर चीज मौजूद है, फनकार शहरों में मौजूद हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो तनख्वाहें भी ले रहे हैं। बिल्कुल। और सिर्फ करते क्या हैं, अपने ऑफिस में टेबल के ऊपर कागज रख के ऊपर बहुत से चने या दाल रख के वो खा रहे होते हैं। काम जो नहीं कर रहे। वाह 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 वाह। अरे भाई, आपको ड्रामा बनाने के लिए वाह। यहाँ पे तनख्वाह दी जा रही है, बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। ये कोई नहीं देख रहा। भाई कितना अच्छा वक्त था जब पीटीवी के ऊपर कराची सेंटर, लाहौर सेंटर, कोयटा सेंटर, इन जगहों से ड्रामे आया करते थे, बड़े बेहतरीन और क्वालिटी ड्रामे होते थे। अरे सिर्फ ड्रामा ही नहीं था होता, यकजहती, यूनिटी, मोहब्बत। हमें पता चलता था कि हमारा बलोचिस्तान कैसा है टीवी के सामने बैठ के, हम जान लेते थे हमारा सिंध कैसा है टीवी के सामने बैठ के, हम जान लेते थे हमारा पोठवारी इलाका कैसा है टीवी के सामने बैठ के। अरे भाई, मोहब्बत भी बढ़ती थी। नादिर भाई वो बहुत अच्छा लगता था। आइए हम आपको कराची लिए चलते हैं, आइए हम आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। मुफ्त में सैर करते थे, मुफ्त में सैर करते थे। और क्या भाई, पूरे पाकिस्तान का कल्चर दिखाया जाता था। वो कहाँ चला गया यार? खुदा के वास्ते मत करो, आपको खुदा का वास्ता है, मत करो। मेरे मुल्क की सकाफत का सत्यानाश ना करो। जब तक सकाफत नहीं संभलेगी, यकीन कर लो मुल्क नहीं संभलेगा। यार बहुत सबसे पहले आपको सकाफत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अपने सिनेमा को देखें, टेलीविजन को देखें, अपने रेडियो स्टेशन को देखें, अपने थिएटर्स को देखें। यहाँ जरा आसपास देखे तो सही, जरा मेहनत तो करें, टैलेंट ढूंढे तो सही। देखे हीरोइन हीरो बैठे हुए हैं। अरे भाई, खुद ही कह रहे हैं, हीरोइन से भी तो पूछ लें। ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। अभी बात हुई नहीं है तो आप आर्टिस्टों को इम्तिहान में डाल रहे हैं। लेकिन मत कीजिए। मैं विलन लग रहा हूँ ना जी। क्या लगते हैं आप? विलन। और यही अल्लाह का शुक्र है आप इंसान लगते हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? और ये हमने जो टेलीविजन की हालत आपको बताई है, इसी तरह ही रेडियो की हालत है जी, इसी तरह ही थिएटर की हालत हो चुकी है। सही कह रहे हैं आप। भाई माजूर कर दिया आर्टिस्ट, माजूर कर दिया। मजा है नादर साहब, आज आपका मजा है, आपने कल्चर को झंझोड़ा है जरा। वाह वाह। अरे झंझोड़ना क्या है, लुटेरे। यकीन मानिए, सड़कों के ऊपर लूटने वाले राजन, वो लोग तो घुस गए फिल्म इंडस्ट्री में। गंदे पैसे लेके आके गंद बनाना शुरू कर दिया और लोगों को ये कहा कि ये देखो, ये है तुम्हारा कल्चर। एक गंदी मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया। और क्या, जिसने 150 कत्ल किया हुआ है उसको फिल्म के ऊपर टाइटल दे के तो उसे हीरो दिखा रहे हैं। अरे ये कौन से आ गया मेरे मुल्क का हीरो? खुदा के लिए क्या कर रहे हो? इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका मुल्क मजबूत हो तो भाई सकाफत को मजबूत करो। बहुत खूब, बहुत खूब। सकाफत को मजबूत करने के लिए अदारों को मजबूत करो। अरे बहुत खूब। अदारों के अंदर जो काम करने आते हैं उनको मजबूत करो। उन लोगों को माजूर या मांगने वाला मत बनाओ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात की है। मंगवा लें जी खाना इनके लिए। लो भाई, हम यही तो कह रहे हैं, माजूर ना बनाए, आपने उसी वक्त हमें नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये कौन साहब हैं जी? ये साहब ट्रक के ड्राइवर हैं और उनके साथ जो साहब बैठे हैं, ये ट्रक हैं। नहीं नहीं, वो मालिक है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। अजीजी, हम अपने इस प्रोग्राम में आए रोज गाड़ियों और ट्रकों की ओवरलोडिंग के हवाले से बात करते रहते हैं जी कि ये कितना खतरनाक मसला है ये। अब इस वक्त ट्रैफिक पुलिस ने इस गाड़ियों और ट्रकों की ओवरलोडिंग के हवाले से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला किया और उन पर क्रैक डाउन करेंगे। नाइस, वेरी गुड। और सर जी, हम खुद ओवरलोडिंग नहीं करते,
हमें मालिक कहता है तो हम करते हैं। अच्छा, हमें भी जरा 200-400 ज्यादा मिल जाता है। और तुम 200-400 के लालच में ये कर लेते हो। ये कौन साहब हैं जी? ये साहब ट्रक के ड्राइवर हैं और उनके साथ जो साहब बैठे हैं ये ट्रक हैं। नहीं, वो मालिक है। अच्छा अच्छा, सॉरी नहीं, हिले हैं तो पता चला कि वाकई इंसान है। मालिक तो अल्लाह की जात है, मैंने तो ट्रक लिया हुआ है। नहीं, आप लग भी नहीं रहे। अब यही कहा करेंगे मालिक अल्लाह की जात ही है। जी, मैंने कभी फख्र नहीं किया। ये मेरा अपना मजदूर है जो मजदूर नहीं, ड्राइवर है आपका। मजदूर क्या आपके जूते उठा के पीछे जाता है? इस मालिक से तो बाद में बात करते हैं, पहले तो ये बताओ कि यार तुम इस 200-400 के चक्कर में इतना बड़ा रिस्क ले लेते हो। हाँ। सर बड़ी मजबूत गाड़ी है, जितना मर्जी सामान लाद लो, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। फर्क तो वाकई नहीं पड़ता। फर्क तो उस वक्त पड़ता है ना जब ज्यादा बोझ की वजह से एक्सल टूट जाता है या टायर फट जाता है और अल्लाह ना करे आती हुई या जाती हुई किसी बस के साथ टकराते हो और उस बस के अंदर 70-80 बंदे होते हैं और फिर एक और आने वाली बस आप दोनों में आगे टकराती है, उसमें भी 70-80 बंदे होते हैं। क्या आप जाहिलों वाली बात कर रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क तो पड़ जाता है, फर्क क्यों नहीं पड़ता? हाँ जी। अल्लाह वालियो, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह वाले हो क्या मतलब? तवीज लेने आए हुए हो? अल्लाह आपकी खैर करे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप नेक आदमी हैं, इसको कौन सा पहाड़ों की तरफ सामान दे के भेज देते हैं? यार वो नेक आदमी तो हम जुआ कराते हैं यार। और भाईजान आपसे बाद में बात होती है, उनके साथ बात हो रही है। आप आपके बड़े हैं, आप बात तो सुने ना। अजय फरमाइए जी। शहर टू शहर जाना होता है और गाड़ी की इतनी कैपेसिटी होती है कि उसमें ज्यादा सामान लादा जाए। यार आप कैसी बातें कर रहे हैं कि गाड़ी की इतनी कैपेसिटी होती है? अगर इतनी ही कैपेसिटी हो तो जो कंपनी उस गाड़ी को बना रही है उस कैपेसिटी को बढ़ा दे, उस पे लिख दे कि इसका इतना लोड है। वो पहले ही गाड़ी में ये लिख देते हैं कि इस गाड़ी का इतना लोड है और इस लोड से ज्यादा आप गाड़ी में सामान नहीं ला सकते। ये बाद में खुद उसकी बॉडी बड़ी कर लेते हैं। हाँ, और आप देखें ना कि उस लोड को देखते हुए सड़कें बनाई जाती हैं, उस गाड़ी के लोड को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है जी। आप लोग 2 ट्रकों का सामान एक ट्रक पे लाद देते हैं और उससे होता क्या है? इंसानी जान का नुकसान, हाँ जी, सड़क का नुकसान और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान। ये बात आपको समझ में नहीं आती है। बात की समझ आ रही है? और नहीं आ रही। तुम्हारी विग की थोड़ी सी पीछे है। भाईजान ये विग नहीं है, ये मेरा हेयर स्टाइल है। अच्छा, माशाल्लाह। जी, किसी से भी जाके आप पूछेंगे ना तो यही बताएगा कि ये तुम्हारा हेयर स्टाइल है। ट्रकों के अड्डे में आके आप पूछेंगे ना कि जमाल साहब को मिलना, वो आपको बता देंगे। यार एक तो ट्रक है आपका है। अब भाईजान 3 ट्रक तो मेरे जाती हैं, 4 ट्रक औरों के हैं, 7 ट्रक हैं। अभी पहले आपने बताया एक ही ट्रक है मेरा। तो जो तुम्हारे 3 ट्रक जाती हैं उनमें अपने आप को भी गिनते हो या तुम्हारे अलावा 3 है? आपने ओवरलोडिंग के बारे में बात करनी है या मेरे बारे में बात करनी है? बात तो एक ही है ना, बात ओवरलोडिंग पे ही कर रहे हैं और तुम खुद भी ओवरलोड ही हो। बाबूजी बात ये है कि हम अपनी मर्जी के साथ ओवरलोडिंग नहीं करते। जी, सामान खुद छलांग लगा के ट्रक में घुस जाता है। जिन्होंने बुक करवाया होता है भाईजान सामान, वो कहते हैं एक ही फेरे में आना चाहिए, हम दूसरे फेरे के पैसे नहीं दे सकते। ट्रक आपका है या उनका है? हमारा ट्रक है। ओवरलोडिंग वो कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? तो हम तो रात को नहीं, पहले उनका जवाब दो। वो ओवरलोडिंग कर रही है या आप कर रहे हैं? देखें ट्रक किसके नाम है? ट्रक किसके नाम है? ओ जी मेरे नाम है। तो आप ही जेल में जाएंगे। ओवरलोडिंग कौन कर रहा है? ओवरलोडिंग तो मजदूर करते हैं ना जी। किसके ट्रक पे? मेरे ट्रक। तुम ही गिरफ्तार होगे। पुलिस। सर मैंने तो छाड़ देंगे ना जी। ओहो, आप तो शहरी लोग छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। ये कोई छोटी बात है? जी जी। वो जो बात सोफे में मुश्किलों पूरी आई है वो कोई छोटी बात है? तो आपने मुझे बुलाया, पहले सोफा मेरे नाप का रखना था ना जी। तू 3-4 दिन पहले आके सोफे का नाप क्यों नहीं देता? देखें मैं जो बात कर रहा हूँ वो मेरी टेक्निकल जो बात है ना, मैं करने आ रहा हूँ आपके साथ। बाबूजी आपके साथ करने आया हूँ मैं। अच्छा। वो ये है कि मैंने सारी जिंदगी डबल तूड़ी का ट्रक बना के भेजा है। अच्छा। डबल गन्ने लाद कर भेजे हैं,
डबल मिट्टी लाद कर भेजी है ट्रक पे, कभी कोई परेशानी हुई नहीं। और चलो परेशानी नहीं हुई तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिनको परेशानी हुई है उनसे तो पूछो भाई, उनके क्या क्या उनके साथ हालात हुए हैं, क्या एक्सीडेंट में कौन कौन फौत जब होता है एक्सीडेंट तो आपको बता रहे हैं, अल्लाह माफ करे, इतनी बड़ी गाड़ी का जब एक्सीडेंट मेन रोड पे होता है, बड़ी रोड पे, तो पीछे से आने वाली गाड़ियों को नहीं पता होता कि इसका भी एक्सल टूट जाना है, हम दूर रहें या स्पीड कम रखें। आगे 3-3 4-4 गड्डियां मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, लग गई हैं। तुम अगर सारी जिंदगी बेवकूफी करते रहे और बचे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जायज है। प्लीज प्लीज रुके तो सही, बात तो सुन ले यार। ठहरो ठहरो, इनको छोड़ो, मुझसे बात करो। और सर जी ड्राइवर देखें जरा, वो देखें वो सो रहा है, फीम खाता जे। और सुनो मेरी बात, तुमने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ी है? नहीं। यार तुमने कहाँ पढ़ी होगी? तुम्हें ओवरलोडिंग करने से फुर्सत मिले तो कोई तुम इस तरह की रिपोर्ट भी पढ़ो। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को इस ओवरलोडिंग और इसके नतीजे में जो हादसा पेश आते हैं उसकी वजह से सालाना $12.5 अरब का नुकसान उठाना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी का 4% है। पुलिस 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 पुलिस। और भाईजान अभी तो जुर्म भी नहीं साबित हुआ। हो गया साबित? नहीं हुआ ही नहीं। उनसे पूछे कोई हमारा कसूर है इसमें? ओवरलोडिंग उसमें होने वाले हादसा तुम कसूरवार हो। और कहाँ बाबूजी तुम करते हो ओवरलोडिंग, तुम कोई तूड़ी नहीं हो। हम रात के 11 बजे निकलते हैं। तुम मिट्टी का ढेर नहीं हो, तुम एक इंसान हो और तुम ही ओवरलोडिंग करते हो। करते हैं ये ओवरलोडिंग। बरकत है, होश कर होश कर। सर होश ते करन डे हैं, पुलिस आने वाली है, मैंने तो क्लियर करो। ओ नशइयो, जाहिलो, तुम लोगों को कुछ अंदाजा है? पाकिस्तान में हर 5 मिनट बाद ट्रैफिक हादसा होता है और उसमें से एक शख्स या तो शदीद जख्मी या जाबाक हो जाता है। और एक अंदाजे के मुताबिक 30% हादसात में ये बड़ी गाड़ियां इसमें मुलव्वस हैं, वो वजह बनती हैं इस हादसे की। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुल्तान जाते हुए एक दफा मैं और जवाद वसीम साहब जा रहे थे यार, वो उसको पता नहीं क्या हुआ है, उस गाड़ी का को शायद टायर फटा था, थोड़े हम दूर थे, या उसका एक्सल टूटा है, आवाज आई है थोड़ी धमाके इस टाइप की। उसके साथ वो ऐसे लुढ़क गया ट्रक, उसमें जाके बस लगी, उधर से आती हुई दूसरी बस, डम डम, चौथी कार लगी उसमें एक जा। वो अल्लाह का शुक्र है कि हम काफी दूर थे, हमने साइड पे जाके पास जाके ब्रेक लगा के, कई बंदे उसमें मर गए, कई बंदे। इनको ये जरा एहसास ही नहीं है। कई लोग तो ऐसे बेहिस हैं, अच्छे भी जाहिर होंगे, सबको तो आप बुरा कह ही नहीं सकते, मगर इस तरह के जो थिंदे हैं ना, जो कहते हैं जी कि हम तो सारी जिंदगी का कर रहे हैं, कभी को मसला नहीं हुआ। और यार नहीं हुआ तो जब होगा तो जान छोड़ोगे? नहीं, ये तो इनकी आदत है ना, ये कहते हैं कि आज तक नहीं हुआ, ये तो अपनी जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं। सड़क पे आए रोज, हमने खुद अपनी आंखों से हादसा देखा है। तुमने बताया कि यार मुल्तान जाते, मेरे साथ भी इसी तरीके से मुल्तान जाते हुए इसी तरह के एक हादसे से बाल बचा। तो वो किसकी वजह से हुआ भाई? तुम लोग हो वो। हाय हाय भट्ट साहब, मेरा शनाख्ती कार्ड वापस कर दो, मैं ਤੁਹਾਡੇ को नौकरी नहीं करनी। बिल्कुल सही। अब बेवकूफा क्यों उन्होंने ये गल्लां दे च आके बच्चे भुखे मारना चाहना? ओ मैं, मेरा मतलब है कि साइकिल ते रस बेच लांगा, पुलियां छोले बेच लांगा, मैं पूड़ा बेच लांगा, दाल सेवियां बेच लांगा, मैं रंगीन चूचे बेच लांगा, मैं तेरे को नौकरी नहीं करनी। ओ काका किथों खाएगा राती चिट्टे चौल ते कोरमा? वो तू आप ही खा विच जहर पा के लोगों दी जानां दे दुश्मना। पुलिस पुलिस पुलिस। नाज़रीन, यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये इसके बचपन की वो आवाज है जो इसके कानों में अपने समाई हुई, बैठ गई है बचपन। हाँ जी, करो जी, ये करी ये भुट्टो। जी, हस्बे डाक में आज क्या है जिया साहिबा? सर, आज हस्बे डाक में सबसे पहला मैसेज किया है मोहम्मद इब्रार ने और कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं, अजीजी साहब, ये गौरी हर बार जिए भुट्टो का नारा ही क्यों लगाता है? क्या आपके शो में किसी दूसरी सियासी जमात का नारा लगाने की इजाजत नहीं? असल में बात ये है कि ये जो है ना गौरी जी, वैसे तो इसका ताल्लुक सिर्फ फन और सकाफत से है,
आप सब जानते हैं कि ये बड़ा प्यारा आर्टिस्ट है। हाँ जी। इनका जो मोहल्ला है ना जहाँ पे ये रहता है, वहां पे भुट्टो साहब इलेक्शन लड़ा करते थे। उसके बाद बेनजीर साहबा ने भी उधर से इलेक्शन लड़ा, भगवानपुरा जी। हाँ जी। हाँ जी। तो बचपन में इसने ना जी भुट्टो के नारे सुने हुए। वाह वाह वाह। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना जी, हम जब इधर आके बैठते हैं, जाहिर है सबकी अपनी अपनी लाइकिंग है जी। हाँ जी। मगर ये हम यहाँ पे तय करके बैठते हैं कि हम किसी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, बिल्कुल सही। हम अवाम की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर क्या बात है सर, क्या बात है। उसमें जिसका कोई एक नेचुरल सा है ना, उसके अंदर कुछ छुपा हुआ बचपन का। जैसे शुरू में मैं आड़ू ग्रेनेड और नईमा कैंची, ये मैं अपने दोस्तों के नाम लिया करता था, और ये सचमुच मेरे दोस्त हैं, मेरे मोहल्ले की। जी बिल्कुल सर। मेरे भाई हैं ये। आड़ू ग्रेनेड आरफ बाट्टा है हमारा। अच्छा। तो बाद में आड़ू ग्रेनेड वो दूसरे शो में चले गए भाई साहब, उन्होंने उधर भी नाम रख लिया। मैंने ये कभी कोई, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये मामूली बातें हैं। बहरहाल मैं शुरू से जिस तरह खुद भी जो नेचुरल चीजें हैं ना मेरे अंदर, वो भी मैं इसमें ऐड करता हूँ। जी बिल्कुल। उसी तरह ये सारे लोग करते हैं। और ये जो जीए भुट्टो कहता है ना जी, ये इसके बचपन की वो आवाज है जो इसके कानों में अपने समाई हुई है। बैठ गई है बचपन। हाँ जी, करो जी, ये करी ये भुट्टो। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज आया है इस्लामाबाद से और किया है जुबैदा इशफाक ने, और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम सलाम जी बहन जी। कह रही हैं कि बहुत दिनों से जुल्फी नजर नहीं आ रहा, कहीं आपके हैवी वेट किराएदार ने मकान पर कब्जा करने के चक्कर में जुल्फी को गायब तो नहीं करवा दिया? जुल्फी की वालदा मोहतरमा जो है वो बड़ी सीरियस बीमार हैं, और जुल्फी उनका अकलौता बेटा है। हमने खुद उसे कहा कि वो बहुत अहम काम है। जी हाँ बिल्कुल। तो करो जाके वो उनकी जिम्मेदारी निभाओ। हाँ जी, सही। खिदमत करो। जब वो संभलती हैं इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है आज बता रहे थे कि घर आ गए। हाँ जी, शुक्र हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह एक आध दिन में वो हाजिर हो जाएगा। अगले हफ्ते से जुल्फी फिर इधर कुर्सी के ऊपर ठोका होगा। राजमान होगा सर। वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता, सिर्फ वो मजबूरी है बहना, इसलिए रह रहा। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज किया है शफी मोहम्मद ने, और ये है भक्कर से, और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं फरीद साहब, किसानों के लिए एक तजवीज है कि फसलों की बाकियात को जलाने की बजाय थ्रेश करके खेतों में ही डाल दें, इससे जमीन की जरखेजी बढ़ेगी और फजाई आलूदगी भी कम होगी। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं ये, कि इस तरीके से फसलों की बाकियात जलाने से बेहतर है कि इस तरह के मुतबादिल तरीके इख्तियार किए जाएं, जिससे फजाई आलूदगी में तो कम अज कम कुछ हद तक कमी आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है। ये जो कहते हैं ना कि इंडिया से बहुत स्मोग आती है इधर, उधर भी ये सारा ज़राई इलाका है ना जी, तो वो भी फसलों की बाकियात ज्यादातर जलाते हैं वहां पे। तो इसलिए इस एरिया में ज्यादा स्मोक है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, आमीन। और अगली हमें मेल की है मोहम्मद इकराम ने, और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। कह रहे हैं रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ आपको भी सैल्यूट है, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट आपने भी अपने सेगमेंट में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। आप सब लोग सलामत रहें। अरे बहुत शुक्रिया। बस अल्लाह करे हेलमेट पहनने की आदत पड़ जाए सही हमारी कौम को, जो बहुत जरूरी है। ये बड़ा सेंसिटिव मसला है हमारा, चूंकि लाइट मूड का शो होता है, इसलिए हम उसमें थोड़ा बहुत छेड़छाड़ भी करते हैं, वरना ये बड़ा अहम और बड़ा सेंसिटिव और इंतहाई संजीदा मसला है हेलमेट पहनना। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज किया है राना रिफत हयात ने, और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। कहती है अजीजी साहब, आपने इकबाल की रूह वाला सेगमेंट बहुत ही कमाल किया है। वैसे तो आप हर किरदार बहुत खूबी से निभाते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान आपका दी बेस्ट सेगमेंट है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये आपको खुशखबरी सुनाऊं जी। ये जो हमने रूहों के सिलसिले में संजीदा करैक्टर शुरू किए हुए हैं ना जी, जैसे हमने लियाकत अली खान साहब का भी मरहूम का किया, अल्लामा साहब का किया, बाखुदा लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। वाह, वेरी नाइस सर। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, जहाज के कैप्टन हैं, कैप्टन नौशाद जी। अच्छा, वो उन्होंने मैसेज मुझे किया हुआ है, वॉइस मैसेज, कि मैं फ्लाइट लेके मास्को आया हुआ हूँ और इधर आके मैंने आपका कल का शो देखा है होटल में। अच्छा। तो कहते हैं जी कि अल्लामा का रोल जो आपने किया है, मैं चूंकि अल्लामा का स्टूडेंट हूँ,
चाहने वाला हूँ, मुझे मजा आ गया। क्या बात। बहुत वो दाद दे रहे थे, बल्कि उन्होंने सारी टीम को भी सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम जनाब। उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा सिलसिला है, वेल डन। मौलाना फजल रहमान का तो आप ऐसा रोल करते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसे लगता है जैसे मौलाना साहब बैठे खुद ही बैठे। अजय, ये मौलाना साहब खुद भी कहते हैं। अच्छा जी। कहते हैं मुझे पहले गौर करना पड़ता है कि ये मैं हूँ या तुम। मौलाना बड़ा प्यार करते हैं जी, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज हैदराबाद से आया है और किया है आसिफ मलिक ने, और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। कह रहे हैं क्रिकेट वाले सेगमेंट में नवाज अंजुम ने कमाल की एक्टिंग की है, खास तौर पे उनका उर्दू स्पीकिंग लहजा बहुत ही प्यारा था, और फिर उनका फुटवर्क को तो बहुत ही जबरदस्त था, जिसकी तारीफ अजीजी ने मौके पर ही कर दी। बड़ा करुंडिया आर्टिस्ट है। ऐसे था जरा वो क्या दिमाग भिन्न बना रहा है? अरे दिमाग का दही नहीं बनाने का यार, क्या कर रहे हो भैया? जबरदस्त। और फुटवर्क तो ऐसा था कि मेरा दिल कर रहा था कि फुटवर्क ते डांगा मारो। इस तरह का इसने फुट कबा के वर्क किया। फुटवर्क कम और गुगलियां ज्यादा लगी। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज किया है इरफान महमूद ने, और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं मैं हमेशा आपके शो का इंतजार करता हूं और देख कर ही सोता हूं। मुझे एक बात कहनी थी कि वैसे तो गोगा जी बहुत ही क्यूट और गोलू मोलू से हैं, लेकिन क्लासिकल सिंगर में वो बड़े ही बेसुरे लगते हैं, खास तौर पर गाने की कोशिश करते हुए तो बाकायदा बुरे भी लगते हैं। कोई गल नहीं गोगे, माफ कर दियो भाजी। फुलां नाल कंडे भी हुंदे ही ने। नाले क्लासिकल काम ही औखा है। औखा काम है, और औखे काम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਾਈ ਹੱਥ ਪਾ ਬੈਠੇ। आलू बुखारा रहिए, कोई ना कोई दाना खराब भी निकल आता है, कोई गल नहीं। भाई सच्ची बात तो ये है कि हम तो ऐसी नकल सी कर रहे होते हैं, वरना तो हम बड़ा एहतराम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्लासिकल मौसीकार जो सही हुए हैं, मौसीकी के लोग, क्लासिकी गायकी के, ओए सलामत अली खान साहब मेरी जान, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। मैं एक बड़ा फख्र से बात सुनाता होता हूँ। सलामत साहब को आखिरी उम्र में फालज हो गया था, तो वो एक जगह गए हुए थे, तो उधर से उनके बेटे जो है ना जी, शफकत सलामत साहब, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो उनको गोद में उठा के गाड़ी में बिठाने लगे। तो मैंने उनको कान में रिक्वेस्ट की, शफकत भाई मुझे उठाने दे। तो ऐसे मुझे प्यार से देखने लगे, मैंने कहा प्लीज़। तो उन्होंने कहा खान साहब को कि अबू ये सुहेल भाई कह रहे हैं कि मैं उठाता हूँ इनको। तो ऐसे बड़े प्यार से मेरी तरफ देख के कहते हैं नहीं ऐसे ना करो यार, शर्मिंदा ना करो। तो मैंने कहा प्लीज़ आपकी मेहरबानी। तो मैंने उठा लिया। अच्छा। तो कहते हैं रास्ते में ना मैं गाड़ी में लेके जा रहा, तो कहती है कि सुहेल तुम यार क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? मैं कहा खान साहब मैं तो बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ, मैंने सारी दुनिया की मौसीकी उठाई हुई है। प्यार से देखना शुरू हो। तो बहुत बड़े लोग हुए हैं, हम तो उनके अशरे अशीर भी नहीं है। तो वो तो एक हम दिखाना चाहते हैं कि जो अब के ये गवैये थे, उनकी इस दौर में बड़ी बुरी हालत हुई। ये तो बहुत बड़े लोग हैं ना जी, शफकत साहब और ये उनके भाई रफाकत साहब, नज़ाकत साहब के बेटे, और दूसरे जितने भी क्लासिकल गायक हैं, ये तो बाहर के ममालिक में जाके शोज वोज करके तो अपना, शफकत साहब तो अमेरिका किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं मौसीकी, वरना यहाँ पाकिस्तान में तो सादे गवैया पे कोई नहीं सुनता, तो इन्होंने सुनने वास्ते तो बड़ी समझ चाहिए, बड़ी अकल चाहिए, जो हमें कम से कम हमें तो सुनने की भी अकल नहीं है। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। उम्दा कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं, किसी भी घर और उसके मकीनों के लिए सबसे खुशगवार एहसास दस्तक की सदा है। मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।